आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर के बारे में। यहाँ पर हमारे पास है एंजियोस्पर्मिक फ्लावर यानी कि आवृत्त बीजी पुष्प, और आवृत्त बीजी पुष्प में ये पार्ट जो आप देख रहे हैं ये है पुष्प का नर भाग जिसे हम बोलते हैं एंड्रोसियम। अगर हम सिंगल लेते हैं तो बोलते हैं स्टेमेन, और स्टेमेन के ग्रुप को हम बोलते हैं एंड्रोसियम। तो याद रखिएगा, सिंगल होता है तो स्टेमेन बोला जाता है और ग्रुप में रहता है तो एंड्रोसियम बोला जाता है। तो यदि हम बात करें स्टेमेन के स्ट्रक्चर की तो ये 3 भागों में बटा होता है। ऊपर वाला जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं एंथर, नीचे वाला जो डंठल वाला भाग होता है उसको बोलते हैं फिलामेंट, और एक होता है कनेक्टिव। तो यदि आप एंथर वाले पार्ट को देखो तो आप एक एंगल से देखेंगे तो इसमें आपको 2 लोब दिखाई देंगे, यानी कि 2 पालियां दिखाई देंगी, इसलिए एंथर को हम बोलते हैं बाइलोब। इसके साथ आपको रेड कलर का एक सेपरेशन दिखाई दे रहा है जो कि एक कंपार्टमेंट का निर्माण कराता है, यानी कि हर एक लोब में कंपार्टमेंट का निर्माण करता है जिसे हम थीका बोलते हैं। अब यदि इस एंथर का हम ट्रांसवर्स सेक्शन ले, यानी कि जब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे, टीएस काटेंगे, तो इसमें हम देखेंगे आपको 4 चैम्बर दिखाई देंगे। तो डाइथिकस होगा तो 4 चैम्बर होगा, और अगर मोनोथिकस होगा तो 2 चैम्बर होगा। ठीक है, इस चैम्बर को ही हम बोलते हैं पोलन सैक यानी कि पराग कोष। तो जब एंथर यंगर होता है तो इस पोलन सैक को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसका सिंगुलर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। तो आइए मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को देखते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि मैच्योर एंथर को देखें तो इसमें हमें 4 चैम्बर दिखाई देंगे, यानी कि 4 माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई देंगे। इसके अंदर आपको कम्पैक्टली पैक्ड होमोजेनस टिश्यू मिलेंगे, यानी कि सेल मिलेंगे, जिसे हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। तो ये स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है आगे वीडियो में हम जानेंगे। आइए पहले हम जानते हैं कि मैच्योर एंथर के कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे बाहरी लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस, इसके अंदर का भाग होता है जिसे हम बोलते हैं एंडोथीसियम, और इसके अंदर की ओर कई लेयर वाली स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं मिडिल लेयर, और सबसे अंदर की लेयर होती है उसे हम बोलते हैं टैपिटम लेयर। तो ये बाहर की जो 3 लेयर होती हैं ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं, और जब मैच्योर हो जाती हैं तो डिहेसेंस का कार्य करती हैं, यानी कि फटने का कार्य करती हैं। बात करते हैं टैपिटम की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नरिशमेंट का काम करता है। टैपिटम लेयर पोलन ग्रेन यानी कि परागकण के पोषण का कार्य करता है। तो इस प्रकार से पुंकेसर को हम लघु बीजाणुपर्ण यानी कि माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं, और पुंकेसर के अंदर ही लघु बीजाणुओं यानी कि पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। तो लघु बीजाणु जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर, ये अगुणित गोलाकार रचना होती हैं जिनका निर्माण परागकोश में स्थित बीजाणु धानियों में होता है, और इन्हें हम परागकण भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, पुंकेसर के सेट को हम बोलते हैं पुमंग यानी कि एंड्रोसियम, और वहीं हम बात करें पुंकेसर की तो पुंकेसर को हम लघु बीजाणुपर्ण यानी कि माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं, और पुंकेसर के अंदर ही लघु बीजाणुओं यानी कि माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। माइक्रोस्पोर क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर अगुणित गोलाकार रचना होते हैं जिनका निर्माण पुंकेसर के परागकोश में होता है। ठीक है, और इन लघु बीजाणु को ही हम कहते हैं परागकण यानी कि पोलन ग्रेन। तो याद रखिएगा, माइक्रोस्पोर या फिर हम उसे पोलन ग्रेन भी कहते हैं। तो पोलन ग्रेन कहाँ बनता है? पुंकेसर के परागकोश में, और परागकोश का मैंने एक और नाम आपको बता रखा है, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं परागकोश की आंतरिक संरचना के बारे में। जैसा कि पीछे की तरफ हम लोगों ने माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि परागकोश की आंतरिक संरचना को देखा और इसके अलग अलग लेयर के बारे में जाना। तो परागकोश में लघु बीजाणुधानी का परिवर्धन यानी कि डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम 5 चरणों में होता है। तो इन 5 चरणों में कौन कौन सी घटनाएं होती है उसे हम एनिमेशन के थ्रू समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। तो पहले चरण में क्या होता है कि कोशिकाओं का अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है, जिसे हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल, यानी कि इसे हम बोलते हैं विभोज्य उत्तकी कोशिकाओं का समूह। और इसके बाहर की तरफ सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि बाहर की ओर एपिडर्मिस है और अंदर की ओर विभोज्य उत्तकी कोशिकाएं यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल है। आगे चलकर इन विभोज्योतिकी कोशिकाओं की जो संरचना हो जाती है वो बड़ी हो जाती है, ये बड़े आकार के हो जाते हैं, इनके केंद्रक बड़े और स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, इनका जो जीवद्रव्य होता है अधिक गाढ़ा हो जाता है, और ये एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं में बदल जाती हैं, और इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं प्रपशु कोशिकाएं यानी कि आर्चे स्पोरियल सेल।
तो इस तरह से आपको बाहर की ओर एपिडर्मिस और अंदर की ओर किनारों पर आपको आर्चीस्पोरियल सेल यानी कि प्रपसु कोशिकाएं दिखाई देती हैं। तो दूसरे चरण में आर्चीस्पोरियल सेल यानी कि प्रपसु कोशिकाओं का निर्माण होता है। आगे चलकर इन प्रपसु कोशिकाओं में यानी कि आर्चीस्पोरियल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। पेरिक्लाइनल विभाजन को हम परिणत विभाजन भी कहते हैं। यह विभाजन परिधि के समांतर होता है और इस विभाजन के फलस्वरूप दो नई कोशिकाएं बनती हैं। बाहर की ओर बनता है प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी पेरिटियल सेल, और अंदर की ओर बनता है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। तो ये तीसरा चरण था जिसमें कि आर्चीस्पोरियल सेल से प्राइमरी पेरिटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का निर्माण होता है। आइए आपको बता दें कि पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होता है। पेरिक्लाइनल डिवीजन में जो कोशिकाएं होती हैं यानी कि जो कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो ऊपर तथा नीचे की ओर विभाजित होती है। मतलब जो नई कोशिकाएं बनती हैं एक ऊपर जाता है और नीचे जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो जब प्रपसु कोशिकाएं यानी कि आर्चीस्पोरियल सेल डिवाइड होती हैं तो उनमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है और पेरिक्लाइनल डिवीजन के फलस्वरूप जो दो कोशिकाएं बनती हैं जिसमें कि जो प्राइमरी पेरिटियल सेल होता है वो ऊपर की तरफ जाता है और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो होता है वो नीचे की ओर जाता है। तो इस तरह का डिवीजन क्या कहलाता है? पेरिक्लाइनल डिवीजन कहलाता है। तो इस प्रकार चौथे चरण में क्या होता है, जो प्राइमरी पेरिटियल सेल है जो कि एपिडर्मिस के नीचे है उसमें फिर से डिवीजन होता है और यह डिवीजन पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल होता है। एंटीक्लाइनल डिवीजन पेरिक्लाइनल का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। तो इसमें दोनों तरह के विभाजन होते हैं और इस विभाजन के फलस्वरूप जो एंथर है यानी कि जो हमारा परागकोश है इसके बाहरी आवरण का निर्माण होता है। बाहरी आवरण कौन कौन से? इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम, जैसा कि आप फ्लो चार्ट में देख सकते हैं। आगे मैं आपको फिगर के थ्रू समझाऊंगा। तो याद रखिएगा कि जो आर्चीस्पोरियल सेल है उसमें डिवीजन हुआ, उससे बना प्राइमरी पेरिटियल सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। जो प्राइमरी पेरिटियल सेल है जो कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे का पार्ट है उसमें डिवीजन हुआ और ये क्या किया कि एंथर के वॉल का फॉर्मेशन करता है। तो फोर्थ स्टेप में एंथर के वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्लो चार्ट में दिखाया गया कि जो प्राइमरी पेरिटियल सेल है इससे बन गया एंथर का सबसे बाहरी भाग जो सिंगल लेयर होता है जिसे हम बोलते हैं इंडोथीसियम, जो कि पहले से उपस्थित एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। उसके नीचे पाया जाता है 3 से 4 लेयर का मिडिल लेयर और सबसे अंदर कोशिकाओं की एक मोटी लेयर का निर्माण होता है जिसे हम टैपिटम कहते हैं। तो ये कुल 4 लेयर होते हैं एंथर के सबसे बाहरी ओर। पूरे चरणों का मैं फिर से रिवीजन कर देता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए में कि बाहर की ओर एपिडर्मिस सेल है और बीच में मेरिस्टेमेटिक सेल है जो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल है। अब ये कोशिकाएं बड़ी होती हैं और बड़ी होकर केंद्रक युक्त संरचना बनाती हैं जिसे हम बोलते हैं आर्चीस्पोरियल सेल। अब इन आर्चीस्पोरियल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है जिसके फलस्वरूप दो तरह की कोशिकाएं बनती है। एक बनता है प्राइमरी पेरिटियल सेल और दूसरा बनता है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो प्राइमरी पेरिटियल सेल बाहर की ओर होता है और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल अंदर की होता है। अब ये प्राइमरी पेरिटियल सेल जो होती है ये कई बार डिवीजन करती हैं, पेरिक्लाइनल डिवीजन, एंटीक्लिनल डिवीजन, और इसके फलस्वरूप एंथर के बाहरी वाल का निर्माण करती हैं। तो बाहरी वाल में सबसे बाहर की है एपिडर्मिस जो कि पहले से ही है, फिर उसके बाद बनता है इंडोथीसियम, फिर उसके बाद बनता है 3 से 4 लेयर का मिडिल लेयर और अंदर की ओर एक मोटी लेयर की संरचना बनती है जिसे हम बोलते हैं टैपिटम। तो इस प्रकार आर्चीस्पोरियल सेल के प्राइमरी पेरिटियल सेल से एंथर का बाहरी वाल बना। इसके बाद जो बीजाणु जन कोशिकाएं थी यानी कि प्राइमरी स्पोरोजन जो कोशिकाएं थी वे द्वितीयक बीजाणु जन कोशिकाओं में बदलती हैं, सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल में बदलती हैं और उसके पश्चात यह लघु बीजाणु मातृ कोशिका यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में बदल जाती है। तो दोस्तों आप अपनी वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लीजिए और इसे देखिए कि किस प्रकार से परागकोशों का यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम का निर्माण कैसे होता है। इसे आप देखिए। इस पूरे टॉपिक को मैंने एनिमेशन के थ्रू दिखाया है तो आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। तो जितनी भी प्रक्रियाएं मैंने पीछे आपको बताई हैं सभी प्रक्रियाओं का एनिमेशन आपको 5 स्टेप में दिखाई देगा। तो आप इसे समझिए और इसे नोट करते चलिए।
दोस्तों, चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है लघु बीजाणु जनन यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो लघु बीजाणु जनन होता क्या है? तो लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इन माइक्रोस्पोरेंजिया इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया को ही हम बोलते हैं पोलन सैक या फिर हम कह सकते हैं परागकोश, और परागकोश में लघु बीजाणु का बनना ही कहलाता है लघु बीजाणु जनन। और मैंने पीछे आपको बता रखा है कि परागकण को हम लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर कहते हैं। तो इस प्रकार से हम पोलन ग्रेन यानी कि परागकण कैसे बनता है लघु बीजाणु जनन में जानेंगे। तो जैसा कि पीछे हम लोगों ने देखा कि आर्चीस्पोरियल सेल से प्राइमरी पेरिटियल सेल बना, प्राइमरी पेरिटियल सेल से एंथरवाल बना, और आर्चीस्पोरियल सेल से बना था प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, और उस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से बना सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल, फिर उससे बना माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉयड होती है। अब यह अर्धसूत्री विभाजन में जाता है, और हम सभी जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन 2 बार होता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन। और इन अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं? तो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। और माइक्रोस्पोर में गुणसूत्रों की संख्या हैप्लॉइड यानी कि N होती है। याद रखिएगा, ये चारों कोशिकाएं एक दूसरे से अलग नहीं होती, क्योंकि ये कैलोस नामक रसायन से आपस में जुड़ी रहती हैं। चारों कोशिकाओं की इस संरचना को हम बोलते हैं चतुष्क यानी कि टेट्रेट। तो यदि हम बात करें आकार के आधार पर टेट्रेट के प्रकार की, तो ये कुल 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है लीनियर टाइप। तो लीनियर टाइप में जो टेट्रेट होते हैं, उनके जो चारों कोशिकाएं होती हैं वो एक सिद्ध में होती हैं, यानी कि एक सीधी रेखा में होती हैं। तो इस प्रकार के टेट्रेट को हम बोलते हैं लीनियर। दूसरा टाइप है टेट्राहेड्रल टाइप। तो टेट्राहेड्रल टाइप में क्या होता है कि इसमें जो चारों कोशिकाएं होती है, तो उसमें से जो 3 कोशिकाएं होती है वो सामने की ओर होती हैं, कुछ इस तरह आपको दिखाई देंगी, ठीक है, और एक जो कोशिका होगी वो पीछे की ओर होगी। तो इस प्रकार की जो टेट्रेट होती हैं उन्हें हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल टाइप, यानी कि जब भी आप इस प्रकार के टेट्रेट को देखेगा तो उसे क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल टाइप। अगला है हमारा आइसोबिलेटरल। तो इसमें जो चारों कोशिकाएं होती हैं, चारों कोशिकाएं सामने होती हैं। तो इस प्रकार का जो टेट्रेट होता है उसे हम बोलते हैं आइसोबिलेटरल। हमारा चौथा टाइप है टी शेप्ड। टी शेप्ड में क्या होता है कि इसमें जो 2 सेल हैं कुछ इस तरह होंगी, मतलब टी की तरह, जैसे ऊपर की ओर होंगी बड़ी, और नीचे की तरफ 2 कोशिकाएं होंगी, ठीक। तो ये टी शेप का स्ट्रक्चर बनाती है, इसलिए ऐसे टेट्रेट को हम बोलते हैं टी शेप्ड। तो ये चारों प्रकार के जो टेट्रेट हैं ये कॉमन है, जनरली आपको कॉमनली यही दिखाई देंगे, ठीक है। एक और प्रकार है, मतलब कि टेट्रेट की एक 5वीं अवस्था और है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 5वां प्रकार है डिकोशेट। तो कुछ ये टेट्राहेड्रल की तरह होता है। इसमें जो 2 कोशिकाएं होती हैं, एक समानांतर होती हैं और एक नीचे की ओर होता है, ठीक है, और एक जो होता है जस्ट इनके पीछे की ओर, इनके सेंटर में होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो टेट्रेट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डिकोशेट। तो ये 5 प्रकार के टेट्रेट होते हैं, लीनियर, टेट्राहेड्रल, आइसोबिलेटरल और टी शेप्ड। तो इसमें से लीनियर, टी शेप्ड और डिकोशेट ये बहुत रेयर होते हैं और कुछ ही प्लांट में पाए जाते हैं। और ये जो टेट्राहेड्रल टाइप है ये आपका जनरली पाया जाता है डाइकॉट में, मतलब कि ये जो माइक्रोस्पोर टेट्रेट है ये जनरली पाया जाता है आपके डाइकॉट में, और जो आइसोबिलेटरल है ये जनरली पाया जाता है मोनोकॉट में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि ये माइक्रोस्पोर टेट्राट थे, अब ये टेट्राट मतलब ये चारों कोशिकाएं अलग हो जाती हैं और ये चारों कोशिकाएं बनाती हैं पोलन ग्रेन यानी कि पराग कण। तो इस प्रकार एक पोलन मदर सेल से, या फिर हम कह सकते हैं एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 परागकण मिलते हैं। तो इन परागकण को हम माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने पीछे आपको बता दिया है। अब इन माइक्रोस्पोर का मैच्योरेशन होगा, यानी कि ये मैच्योर होकर परागकण में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे आइए हम आपको समझाते हैं। तो जो माइक्रोस्पोर में जो न्यूक्लियस है वो माइटोसिस डिवीजन में जाता है, यानी कि सूत्री विभाजन में जाता है, और इससे 2 केंद्रक बनते हैं। पहला है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और दूसरा है जनरेटिव न्यूक्लियस।
तो इस प्रकार से बाइसेलुलर पोलन ग्रेन बनता है। तो कुछ जो आपके आवृत्तबीजी पौधे होते हैं उनमें 2 कोशिका वाली पोलन ग्रेन ही बाहर निकल जाती है, या फिर कुछ में क्या होता है कि ये जो आपका जनरेटिव सेल है उसमें दोबारा से माइटोसिस डिवीजन होता है, यानी कि फिर से सूत्री विभाजन होता है और उससे 2 कोशिकाएं और बनती हैं जिन्हें हम मेल गैमिट कहते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए कि एक पोलन ग्रेन में 3 तरह के कोशिकाएं या केंद्रक होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और 2 होते हैं मेल गैमिट, और हमारा जो पोलन ग्रेन होता है वो होता है ट्राई सेलुलर। अब यहाँ पर हम मैच्योर एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं पोलन ग्रेन का। तो आप मैच्योर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो बाहर की ओर जो लेयर होती है जो कि खुरदुरी होती है उसे हम बोलते हैं एक्साइन, और अंदर की जो लेयर होती है वो सपाट होती है उसे हम बोलते हैं इंटाइन। और ये जो पोलन ग्रेन होता है ये होता है मेल गैमिट। जैसे कि पुरुष में शुक्राणु मेल गैमिट होता है उसी तरह पौधों में पोलन ग्रेन नर युग्मक होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि बाहर की ओर एक्साइन होता है और ये स्पोरोपोलेनिन नामक रेजिस्टेंस से बना होता है, यानी कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना होता है और आज तक कोई ऐसा एसिड या कोई केमिकल नहीं है जो कि इस स्पोरोलिन को गला सके, यानी कि एक्साइन वाले लेयर को खत्म कर सके। वहीं दूसरा लेयर है इंटाइन, ये सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। तो आप देखेंगे कि कई कई जगह पर यहाँ पर मतलब लेयर नहीं पाई जाती, यानी कि एक्साइन और इंटाइन नहीं पाया जाता, और इस खाली जगह को हम बोलते हैं जर्म पोर, और इसी जर्म पोर से ही फॉर्मेशन होता है पोलन ट्यूब का, यानी कि पराग नलिका का। तो जब परागण हो जाता है और जब परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, स्टिग्मा पर पहुंच जाता है, तो वहां पर परागकण से पराग नलिका निकलती है। तो इस पराग नलिका का निर्माण जो होता है इसी जगह से होता है। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि स्पोरोपोलिनिन की वजह से ये जो पोलन ग्रेन होते हैं वो फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि प्रिजर्व हो जाते हैं। तो जब पोलन ग्रेन फॉसिल्स के फॉर्म में होता है तो उसे हम बोलते हैं पैलेनो फॉसिल्स। तो ये पैलेनो फॉसिल्स जहाँ से रिपोर्ट किए जाते हैं तो वहाँ पर यह माना जाता है कि उस स्थान पर यानी कि सॉइल के उस भाग में पेट्रोलियम के अच्छे खासे स्रोत उपस्थित होते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसीजर को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया था जो टेट्रेड होते हैं 4 कोशिकाओं की संरचना होती है जो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनती है, और ये जो टेट्रेड होते हैं इनमें 4 कोशिकाएं होती हैं। ये चारों कोशिकाएं अलग होती हैं, ठीक है, और एक केंद्रक युक्त संरचना बनाती है जिसे हम बोलते हैं लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर, या फिर हम इसे पोलन ग्रेन भी कह सकते हैं। तो ये जो स्पोर होता है यानी कि जो ये जो माइक्रोस्पोर होता है अब ये डिवीजन में जाता है, और पहला डिवीजन जो होता है वो होता है माइटोसिस, या फिर हम कह सकते हैं समसूत्री विभाजन, और इसके एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनते हैं, और इन केंद्रकों को हम बोलते हैं कायिक कोशिका और जनन कोशिका, यानी कि इनसे 2 केंद्रक बने, कौन कौन से, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। अब ये जो जनन कोशिकाएं होती है मैंने बताया था फिर से समसूत्री विभाजन में जाते हैं और इनसे 2 नर युग्मक बनते हैं। तो जब निषेचन होने वाला होता है तो उस समय नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो जब परागकोश में परागकण बन जाते हैं यानी कि मैच्योर हो जाते हैं, उनका परिवर्धन हो जाता है, तो जो परागकोश है उसका स्फुटन होता है, टेशंस होता है। तो जब इसका स्फुटन होता है तो स्फुटन के समय जो आपके परागकोश होते हैं वो फट जाते हैं, उनकी दीवारें फट जाती हैं, और जहां पर वो फटती हैं उसे हम बोलते हैं स्टोमियम। आप जैसा कि फिगर में देख सकते हैं कि ये एक मैच्योर एंथर है यानी कि परिपक्व परागकोश है जिससे कि अनेक परागकण बाहर निकल रहे हैं। और मैंने बताया कि परागकण कहाँ से निकलते हैं, जहां पर स्टोमियम होता है, यानी कि स्टोमियम ये ऐसा पार्ट होता है जहां पर जो परागकोश की वॉल होती है वो फट जाती है, और इसी जगह से परागकण बाहर निकल जाते हैं। और ये जो परागकण होते हैं अलग अलग माध्यमों से, चाहे वायु हो चाहे जंतु हो, परागण के द्वारा स्त्री केसर के स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। तो आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पर ये निकल रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जो परागकण होते हैं उनकी जो बाहरी दीवार होती है वो खुरदुरी होती है जिसे हम बोलते हैं एक्साइन, हिंदी में बोलते हैं वायचोल, और ये स्पोरोपोलिनिन का बना होता है जो कि ऑर्गेनिक रेजिस्टेंस है, ये वाह्य पदार्थों को आने से रोकता है। अंदर की लेयर होती है वो है इंटाइन जिसे हिंदी में बोलते हैं अंतःचोल, और मैंने बता रखा था कि जो वाह्य चोल होते हैं यानी कि जो एक्साइन होती है जगह जगह पर गैप पाया जाता है
जगह जगह पर एग्जाइन नहीं पाए जाते हैं, तो उस स्थान को हम बोलते हैं जर्म पोर यानी कि जनन छिद्र। और इन्हीं जनन छिद्र से पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। पोलन ट्यूब को हिंदी में बोलते हैं हम पराग नलिका। तो पराग नलिका कब बनती है? जब निषेचन होने वाला रहता है, क्योंकि उसी पराग नलिका के थ्रू जो नर युग्मक है यानी कि जो मेल गैमिट है वो ओवरी के पास पहुंचते हैं। तो ये सभी टॉपिक आगे जब हम निषेचन पढ़ेंगे उस समय मैं आपको डिटेल से बताऊंगा।